सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक चीज बहुत बार हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, कोई भी व्यक्ति जब जमीन खरीदने जाता है, जमीन खरीदने के लिए खरीदार जो है वो एक बयाना करता है, जिसको हम कहते हैं कि वो एक एग्रीमेंट कर लेता है। और एग्रीमेंट के माध्यम से वो कुछ एक एडवांस मनी जो है वो बेचने वाले व्यक्ति को दे देता है। और एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद जो है हम सेल डीड जो है वो एग्जीक्यूट होगी और बकाया राशि आपको सेल डीड में के दौरान जो है वो दे देंगे। अब जहां तक बात है इस एग्रीमेंट की और एग्रीमेंट के साथ जो पैसा एडवांस दिया गया उसकी, तो इसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में बयाना कहते हैं या एग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी के नाम से इसको मेंशन किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, और जितने भी हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो के माध्यम से हमें जान रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने कभी भी अगर जमीन खरीदी बेची है या आपने कभी इस तरह के ट्रांजैक्शन, इस तरह के एग्रीमेंट्स को देखा हो, तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाती है कि देखो, जब लेट सपोज एक व्यक्ति दूसरे से जमीन खरीदने गया, उसने कहा कि मुझे आपकी ये जमीन बहुत अच्छी लग रही है, ये जमीन मैं खरीदना चाहता हूं, तो आप इस जमीन का मुझे रेट बताइए। जो बेचने वाला व्यक्ति है वो रेट बताता है और वो कहता है कि इतना पैसा आप एडवांस दे दीजिएगा, बाकी पैसे जो है जब हम सेल डीड एग्जीक्यूट करेंगे, जब उसकी रजिस्ट्री करवाई जाएगी, तो उस समय पे बकाया राशि जो है वो आप दे दीजिएगा। अब ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद कभी कभी क्या हो जाता है कि बेचने वाला व्यक्ति या तो मना कर देता है या खरीदने वाला व्यक्ति किसी कारणवश उस प्रॉपर्टी को खरीद नहीं पाता। तो जो हमारा एग्रीमेंट था, जिसको हम बयाना कहते हैं, उस एग्रीमेंट में एक चीज लिखी होती है कि अगर बायर की तरफ से डिफॉल्ट किया जाता है तो उसने जो एडवांस दिया था वो एडवांस उसे वापस नहीं होगा। तो बयाना जो है, जो एडवांस मनी, अर्नेस्ट मनी जिसको हम कहते हैं, वो जब्त कर लिया जाता है बेचने वाले व्यक्ति के द्वारा। और इस चीज को लेके बहुत सारे लोग सफर करते हैं, बिकॉज बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि खरीदने वाला व्यक्ति किसी कारणवश प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा। जब उसने एग्रीमेंट किया था तो उसके पास पैसे थे, बाद में किसी कारण से उसके पास पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, तो उसने बेचने वाले व्यक्ति को कहा कि मैं आपसे जमीन नहीं खरीद पाऊंगा। और जब वो अपना एडवांस दिया गया पैसा वापस मांगता है, तो बेचने वाला व्यक्ति जो है वो मना कर देता है कि जी, एग्रीमेंट में तो लिखा है कि आपसे आपने जो एडवांस दिया वो वापस नहीं होगा। तो इस पूरे एक रिलेशनशिप जो बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट बना, इसके एक संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। और मैं ये मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से इसे सुन रहे हैं, इस वीडियो को जरूर अपने घर में जो भी बड़े लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज है उनको जरूर दिखाइए, और या तो आप इसको शेयर करिए। उसका कारण यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जो बयाना राशि दी गई, जो एडवांस अमाउंट दिया गया, अर्नेस्ट मनी जो दिया गया, वो जब्त हो ही जाएगा। क्योंकि जिस केस के ऊपर आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल बयाना राशि, एडवांस मनी वापस लौटाया, उसके साथ साथ उस पर जो ब्याज बनता है वो भी लौटाया है। और क्या इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर खास बात है, उस सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जितने भी लोग ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए हैं, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे हम लोग लीगल अपडेट्स, जुडिशियरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज, एडीपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें सुनते हैं, उन लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए जो लीगल जजमेंट्स हैं उनको सरल भाषा में आपके सामने रखा जाता है। सो चलिए बात करते हैं आज की जजमेंट के ऊपर। तो आज का जो हमारा जजमेंट है वो 5 जनवरी 2026 को हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट डिलीवर किया। केस का टाइटल आप लोग देख सकते हैं, सुभाष अग्रवाल वर्सेस महेंद्र पाल छाबड़ा के नाम से ये जजमेंट काफी चर्चित है। और ये जजमेंट मैं समझता हूं, जैसे हमने पास्ट में भी कुछ जजमेंट्स के ऊपर वीडियोस बनाए और लाखों लोगों ने उसको देखा, तो ये जजमेंट भी जो है उसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट सभी लोगों के लिए होने वाला है। तो इस केस के फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूं। तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ जी एंड जस्टिस संदीप मेहता जी ने ये जजमेंट जो है ये डिलीवर किया। अब आपको सबसे पहले मैं तथ्य बताना चाहूंगा, क्योंकि फैक्ट्स जब तक नहीं समझेंगे आप रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमारे साथ भी हो सकती है। सो व्हाट इज द फैक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, क्या इसमें तथ्य थे? तो पार्टीज ने एग्रीमेंट टू सेल जो है वो 22 जनवरी 2008 को इन्होंने एग्रीमेंट किया। 22 जनवरी 2008 तो बहुत पुराना मामला है। और 300 स्क्वायर यार्ड की एक प्रॉपर्टी थी अशोक विहार दिल्ली में, उसको खरीदने बेचने का एग्रीमेंट किया गया। अशोक विहार दिल्ली काफी अच्छा एरिया है।
जो टोटल सेल कंसिडरेशन था 300 एकड़ की जमीन का, वो था 6 करोड़ 11 लाख रुपए, 6 करोड़ 11 लाख रुपीस। तो सुभाष अग्रवाल जो हैं, ये खरीदार हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदनी थी और इन्होंने बाद में मुकदमा किया। तो इन्होंने 60 लाख रुपए एडवांस के तौर पे दिया, 60 लाख एज अर्नेस्ट मनी एट एग्जीक्यूशन, और जो बाकी बकाया राशि थी उसका 30 लाख पार्ट पेमेंट के हिसाब से उन्होंने कर दिया कि जी जो बाकी बचा है वो फिर सेल डीड के समय पे दे देंगे। तो टोटल जो है वो 90 लाख रुपए, 90 लाख रुपए सुभाष अग्रवाल जी ने सेलर को जो है, जिसकी जमीन थी उसको दे दिए, और एक एक्नॉलेजमेंट ले ली कि जी हमने आपको इतना पैसा दिया। टोटल पैसा कितना दिया? 90 लाख रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट जो है 2008 में ये दिया गया। नाउ द पॉइंट इज कि बेचने वाले व्यक्ति ने, सेलर ने जो है इसको सेल डीड को एग्जीक्यूट नहीं करवाया, तो बायर जो है, खरीदार जो है, उसने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सीकिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड जो है वो फाइल कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे कानूनी दावपेच क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, जब भी कभी ऐसा एग्रीमेंट हो और एग्रीमेंट होने के बाद सेल डीड की एक जो डेट है वो निश्चित होती है, उस पर लिखा जाता है एग्रीमेंट में कि हम सेल डीड कब करवाएंगे। और अगर कोई भी पार्टी सेल डीड में एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट ना करे या सेल डीड ना होने दे, तो ऐसे सिनेरियो में एक आप मुकदमा कर सकते हैं, दीवानी मुकदमा, सिविल डिस्प्यूट होता है, जिसमें सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो किया जाता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो मुकदमा है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर किया जाएगा, राइट? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर ये मुकदमा होता है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 10 के अंदर ये मुकदमा किया जाता है। लेकिन जब भी ये मुकदमा होगा तो पार्टी, जो भी कंसर्न पार्टी रिलीफ डिमांड कर रही है, उसको ये कोर्ट में एस्टैब्लिश करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि दैट पार्टी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो भी टर्म्स कंडीशंस है मैं वो टर्म्स कंडीशन फुलफिल करने के लिए रेडी हूं। तो आप ऑपोजिट पार्टी को कहिए, डिफेंडेंट को कहिए कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो करे। तो इस तरह से कानूनी जो दावपेच है वो चलते हैं। अब हुआ क्या, प्रोसीजरल हिस्ट्री में आपको थोड़ी सी बताऊं तो ट्रायल कोर्ट में जब ये मुकदमा चला तो ट्रायल कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिग्री पास कर दिया, तो इसका मतलब कि ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में ऑर्डर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट ने क्या किया, इनिशियली जो है वो डिग्री को अपहेल्ड किया, और उसके बाद जो है वो मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेटिस्फाइड करते हुए मैटर को रिमांड बैक किया, तो मैटर वापस हाई कोर्ट पहुंचा। अब हाई कोर्ट को दोबारा से निर्णय जो था वो लेना था, और हाई कोर्ट ने रिमांड बैक जब केस हुआ तो उसके बाद क्या निर्णय लिया, तो हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को मना कर दिया कि जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा करते हो तो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 16 के अंदर, सेक्शन नंबर 16, धारा 16 के अंदर जो कंडीशन है वो मीटअप करनी होती है। और इंपॉर्टेंट बात ये थी कि दिल्ली ये हाई कोर्ट ने ये जो मैटर था इसमें अर्नेस्ट मनी के फोरफीचर की बात करी, कि जो पैसा एडवांस के तौर पे दिया गया था, है ना, अर्नेस्ट मनी, कि जी हम कंडीशंस को फुलफिल करेंगे और उसके लिए हम ये पैसा अर्नेस्ट मनी जो ये दे रहे हैं, तो 60 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 60 लाख रुपए फॉरफिट करने का ऑर्डर दे दिया। फॉरफिट करने का मतलब ये होता है कि ये पैसा खरीदने वाले व्यक्ति को वापस नहीं मिलेगा, केवल जो उसने पार्ट पेमेंट करी थी 30 लाख की विद 9% इंटरेस्ट, उसके रिफंड के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो अब आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि 90 लाख रुपया खरीदने वाले व्यक्ति ने दिया, जिसमें से 60 लाख रुपया अर्नेस्ट मनी था। अर्नेस्ट मनी का मतलब ये कि हम आपको ये पैसा दे रहे हैं और हम आने वाले समय में आपसे सेल डीड जो है वो सेल डीड करके आपसे प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, और उसके लिए जो बकाया राशि है वो हमने 30 लाख पे करी। अब कोर्ट ने कहा कि जी 60 लाख रुपया जो है, जो अर्नेस्ट मनी है, वो तो हो जाएगा फॉरफिट, वो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन 30 लाख रुपए जो पार्ट पेमेंट के तौर पे दिए गए थे वो आपको पैसा जो है वो मिल जाएगा विद 9% ऑफ इंटरेस्ट। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति ने दिए 90 लाख और वापस मिल रहे हैं केवल 30 लाख रुपए विद 9% इंटरेस्ट। व्यक्ति दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा पहुंचा तो मेन इश्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थे, उसके ऊपर अगर मैं आपका ध्यान लेके आऊं तो पहला इश्यू था वेदर प्लेंटिफ प्रूव द रेडीनेस एंड विलिंगनेस रिक्वायर्ड टू ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिसमें मैंने पहले ही कहा सेक्शन नंबर 16 है हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, उसमें क्लॉज नंबर सी है, उसमें यह चीज आपको मिल जाती है कि जी जो भी व्यक्ति कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री लेने आया है उसको रेडीनेस एंड विलिंगनेस प्रूव करना होता है। तो क्या प्लेंटिफ ने ये प्रूव किया, ये कोर्ट के सामने पहला इशू। दूसरा इशू था वेदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शुड बी ग्रांटेड आफ्टर द पैसेज ऑफ द 17 ईयर्स।
17 साल बीत चुके एग्रीमेंट हुए, क्या उस इतने समय के बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर हो सकता है कि नहीं हो सकता। और तीसरा इश्यू था वेदर डिफेंडेंट कुड फॉरफिट द अर्नेस्ट मनी डिस्पाइट देयर ओन कॉन्ट्रेक्चुअल डिफॉल्ट्स, कि बेचने वाले व्यक्ति की भी यहां पे कुछ गलतियां हैं, जो व्यक्ति सेलर है उसके भी कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल डिफॉल्ट्स थे। तो क्या अगर डिफेंडेंट खुद ही कॉन्ट्रेक्चुअल डिफॉल्ट में है तो क्या वो अर्नेस्ट मनी को जब्त कर सकता है, बयाना जो है, बयाना राशि जो है वो जब्त कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये 3 इश्यूज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन थे। तो एक एक करके इश्यूज के ऊपर क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसके ऊपर बात करते हैं। तो क्या डिसीजन आया, ध्यान से देखिएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 16 के क्लॉज सी की बात हुई, रेडीनेस एंड विलिंगनेस। तो प्लेंटिफ ने जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा किया तो कोर्ट ने कहा कि जी उस रेडीनेस उसकी दिखती है क्योंकि फाइनेंशियल कैपेबिलिटी एंड प्रिपेयरनेस टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस जो है वो आपको प्रूव करना होता है कि जी मैं फाइनेंशियली कैपेबल हूं और मैं ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो भी पैसा मुझे देना है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। और विलिंगनेस का मतलब कि टू शो द इंटेंशन टू दैट ही इज गोइंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। तो रेडीनेस और विलिंगनेस जो है वो आपको दिखानी पड़ती है। और कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप ये प्रूव ना करवा पाए, इफ देयर इज अ फेलियर टू प्रूव ईदर ऑफ द डिफेक्ट्स, तो रिलीफ नहीं मिलेगा आपको, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो रिलीफ है वो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज जो कोर्ट के सामने थी, इक्विटेबल नेचर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोई ऑटोमेटिक रेमेडी नहीं है, ये इक्विटेबल रेमेडी है। कोर्ट बहुत सारी चीजें एग्जामिन करता है, सिर्फ ये कि आपका एग्रीमेंट था और सामने वाली पार्टी ने एग्रीमेंट इन्फोर्स करने से मना कर दिया, एग्जीक्यूशन करने से मना कर दिया, तो सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है। कोर्ट और भी चीजें कंसीडर करता है, जैसे कोर्ट विल कंसीडर द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, डिले क्यों हो रहा है, फेयरनेस है कि नहीं, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस क्या है, अनजस्ट एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो कोर्ट डेफिनेटली देखता है। और तीसरी चीज जो यहां पे 30 लाख रुपए रिटर्न करने का ऑर्डर हुआ था और 60 लाख रुपए जब्त करने का कोर्ट ने आदेश दिया, तो उसको लेके रेस्टिट्यूशन का प्रिंसिपल जो है वो कोर्ट ने उसको कंसीडर किया। और कोर्ट ने कहा कि जब दोनों पार्टीज डिफॉल्ट में हो, खरीदने वाले व्यक्ति का भी डिफॉल्ट है और बेचने वाले व्यक्ति का भी कॉन्ट्रेक्चुअल डिफॉल्ट है, व्हेन बोथ द पार्टीज कमिट फॉल्ट, कोर्ट में इन्वोक इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं जो जुडिशरी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, आपके लिए जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे दिया कि कोर्ट जो है अगर दोनों पार्टीज डिफॉल्ट कर जाएं तो कोर्ट कैन इन्वोक इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन टू रीस्टोर द फेयर पोजीशन रेदर स्ट्रिक्टली इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल रेमेडी, कि कोर्ट इक्विटी के ग्राउंड्स पे अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकते हुए पूरा का पूरा पैसा जो है, जो बयाना राशि जो है वो वापस लौटाने का ऑर्डर दे सकता है। और ये चीज इस जजमेंट को बहुत खास बनाती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील को पार्टली अलाउ करते हुए क्या डिसीजन दिया उसको मैं आपको बताता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्नेस्ट मनी के फॉरफीचर का जो ऑर्डर जो हाईकोर्ट ने पास किया था उसको खारिज किया। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इंस्टेड ऑफ परमिटिंग फॉरफीचर ऑफ द अर्नेस्ट मनी, कोर्ट डायरेक्टेड द डिफेंडेंट्स टू पे 3 करोड़ lump sum within 4 weeks of the full restitution and equitable adjustment। तो कोर्ट ने डिफेंडेंट्स को, जिन्होंने पैसा लिया था, जिन्होंने 90 लाख रुपए लिए थे 2008 में ये एग्रीमेंट करने के बाद, उन लोगों को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आपको प्लेंटिफ को, खरीदने वाले व्यक्ति को 3 करोड़ रुपए लमसम में देने पड़ेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बयाना राशि और जो अर्नेस्ट मनी और जितनी भी चीजें थी वो सारी लौटा के, मतलब लमसम के अमाउंट कोर्ट ने कह दिया कि 3 करोड़ आपको देना है। और ये सारी चीजें जो थी कोर्ट ने इस केस में कही। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है ये हमारे लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें रेस्टिट्यूशन इक्विटी के ग्राउंड्स पे जो है वो कोर्ट ने करने की बात करी है। इसके साथ साथ कोर्ट ने एक बात कही कि इक्विटी अगेंस्ट अनजस्ट एनरिचमेंट जो है वो प्रिवेल करता है कि इफ अलाउइंग डिफेंडेंट टू रिटेन 60 लाख अर्नेस्ट मनी थ्रू फॉरफीचर वुड अमाउंट टू इक्विटेबल विंडफॉल, कि अगर हम 60 लाख रुपए डिफेंडेंट्स को कहते हैं, बेचने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि आप रख लो, आप फॉरफिट वो हम कर सकते हैं, तो उस सिनेरियो में ये इक्विटेबल विंडफॉल माना जाएगा। और ये जो है एक सही चीज नहीं है। इक्विटी डिमांड करती है कि अनजस्ट एनरिचमेंट को रोका जाए, रिस्टोरिंग द पार्टी सब्सटेंशियली टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड बैलेंसिंग द कंपीटिंग डिफॉल्ट्स। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए टू एडजस्ट द इक्विटी इट इज अ पावर ऑफ द कोर्ट, और 3 करोड़ का जो रेस्टिट्यूटरी कंपनसेशन है वो कोर्ट ने देने की इस केस में बात करी। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल इस केस में आया। जितने भी बच्चे जो जुडिशरी के एग्जाम्स में प्रिपरेशन करते हैं, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 16 के अंदर जब आप रेडीनेस एंड विलिंगनेस ऑफ द
पार्टीज की बात करते हैं, तो ये जजमेंट आप जो है डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। इस जजमेंट का टाइटल एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं, यू कैन राइट दिस, है ना, सुभाष अग्रवाल वर्सेस महेंद्र पाल छाबड़ा का 2026 का जजमेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सेक्शन 16 सेक्शन 10 एसआरए के साथ ये चल सकता है। और जितने भी लोग हमारे ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी और केस लॉ के डिस्कशन में और किसी और नए लीगल अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।